thank you so much for joining us for this conversation right after the screening of I think the first Indian screening, है ना? हाँ, हम फर्स्ट इंडियन स्क्रीनिंग में आप आए हैं। first एक Indian उधर शायद केरला में हुई थी। So you're here for the first for the first time for a Q&A post the screening, and obviously you received thunderous applause after the screening was over. There was a standing ovation. The reception was fantastic. People had walked in with a lot of anticipation and hope, and nobody walked out like disappointed. Everybody was just very appreciative of the kind of work you do and how it has been captured in the documentary. तो मैं सोच रही थी कि आप अगर अपने एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा बात करें, क्योंकि obviously शौनक walked into your lives with his camera and 3 साल से आपको कैप्चर करते रहे, and you did mention that he shot around 400 hours 400 hours, जिनमें से हमने एक वर्जन देखा जो कि 1.5 घंटे का है. तो what was your experience like working with शौनक over 3 years, especially because किसी को अपनी स्पेस में लाना भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है. मतलब यू माइट बी वेरी ऑफ हाउ यू रिप्रेजेंटेड ऑन फिल्म, आपको कैसे कैप्चर किया जा रहा है. तो वहाँ पे हाउ डिफरेंट was शौनक's approach than all the other documentarians that have captured you. उसके बारे में थोड़ा अगर आप बात कर सकें कि शौनक के साथ, शौनक के कैमरा में आपको कैसे कैप्चर किया गया है. एंड सेकेंडली ड्यूरेशन के बारे में, ये 3 साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसे शुरुआत हुई एंड व्हाट इट वाज लाइक टुवर्ड्स द एंड. शौनक का जो काम करने का तरीका है वो बाकी सबसे बिल्कुल डिफरेंट है. मतलब जिन्होंने जो भी पहले जो भी डॉक्यूमेंट्रीज की हैं लोगों ने, तो उसमें जिस तरह से लोगों ने काम किया है और जिस तरह से शौनक ने काम किया है, मतलब शौनक से एक तरह से समझ लीजिए इन 3 साल में जो हमारे रिलेशन बने हैं एक फैमिली की तरह ही बन गए हैं. मतलब जिस तरह से उन्होंने काम किया है बिल्कुल फ्रेंडली तरीके से, और हमारी बात को समझना कि हम कुछ कैमरे के आगे शूट कराना चाहते हैं, कुछ नहीं कराना चाहते, तो उस तरह से समझना और उस तरह से सब कुछ करना. जैसे कि पहले भी काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज बनी हैं हमारे काम के ऊपर, तो उसमें जो भी बनी है वो अराउंड 15 मिनट्स 20 मिनट्स 30 मिनट्स की जो भी रही हैं, और उनकी शूटिंग चली है 2 दिन 4 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 15 डेज़. एक डॉक्यूमेंट्री थी हाफ एन आवर की थी, उसके लगभग शायद 15 डेज़ चली थी. तो जिस तरह से शौनक ने काम किया, जिस तरह से उनकी टीम आती थी, और जिस तरह से मतलब कुछ ऐसा नहीं कि आप ऐसा करो या आप इस तरह से करो, मतलब जो हम अपने रेगुलर काम करते हैं बस वो साइड में खड़े होकर उसको शूट करते थे. और पहले कैमरा कॉन्शियस थे हम, तो इस तरह से उन्होंने मतलब जिस तरह से कैमरा हमारे सामने रहा, तो कैमरा से मतलब हमने कैमरा से बिल्कुल ही जो कैमरा के आगे घबराना था, जो भी कॉन्शियसनेस थी, वो हमारी लगभग बिल्कुल ख़त्म हो गई. तो उन्होंने यही बोला था कि जिस दिन से आप कैमरा के आगे यौन करना शुरू कर देंगे, तो यौन करना शुरू कर देंगे, तो उस दिन से समझिए कि जब शूटिंग स्टार्ट होगी हमारी. अच्छा. तो उसमें लगभग बताते हैं कि उनको 3 मंथ्स लगे. वीक में लगभग 3-4 डेज़ वो आया करते थे शूट करने के लिए. तो लगभग 3 मंथ्स के बाद हम कैमरा कॉन्शियसनेस हमसे ख़त्म हुई. और सालिक को थोड़ा टाइम लगा, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा सालिक को. थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा उसमें यूज़ टू होने में, लेकिन जब हो गया तो इतना ज़्यादा हो गया कि मैं परवाह ही नहीं करता था पीछे कैमरा है या कोई है. मैं नेचुरल जैसा होता था अपना ठीक करता था. आप एक पॉइंट के बाद मतलब कॉन्शियस नहीं थे कि सामने कैमरा है? नहीं, या फिर शुरू में तो बहुत होता था, लेकिन फिर बाद में बहुत अच्छा हो गया था. मतलब बार-बार कैमरे को देखना, जैसे कैमरा आ गया पलट के देख रहे हैं उसको, तो वो मना करते थे कि नहीं कैमरे की तरफ नहीं देखना. बार-बार हमारी आइस कैमरे की साइड जा रही है कि कैमरा क्या कर रहा है, अब जो कैमरा कर रहा है उसको करने दो. लेकिन फिर बाद में शौनक से काफ़ी अच्छी दोस्ती भी हो गई थी. मतलब वो भाई की तरह हो गए थे मेरे, तो उनसे काफ़ी अच्छे वो हो गए थे. तो फिर
जो कॉन्सर्नेशन थी वो सब ख़त्म हो गई थी। और अभी आपका रिलेशनशिप कैसा है? शौनक के साथ बहुत अच्छा है, लगभग तो डेली ही बात होती है। शौनक है, अमन है, उनसे तो लगभग डेली बात होती है मेरी। नदीम की तो लगभग डेली ही बात है उनसे। मैं थोड़ा बात करने में थोड़ा कम हूँ। जो इस टाइप का पीआर का जो काम है वो नदीम ही करते हैं। नदीम अभी भी अब्रॉड है या फिर? नहीं, आ गए हैं। हाँ, अभी 2 को आ गए थे वो। अच्छा। तो लगभग अभी वहाँ काम काफ़ी पेंडिंग थे, क्योंकि 22 डेज से वो बाहर थे, तो काम काफ़ी पेंडिंग थे। तो यहाँ पर आने का था, तो उनका कल ही प्लान उनका चेंज हुआ है। तो कोई ज़रूरी काम पड़ गया था फैमिली में, तो इसलिए वो रुक गया, वरना वो बिल्कुल आना था उनका। मैं पूछना चाहती हूँ कि बहुत कुछ हो गया इन द स्पैन ऑफ द डॉक्यूमेंट्री। आपको फंडिंग नहीं मिल रहा था, FCRA का एप्लीकेशंस फेल हो रहा था, फिर आपको फंडिंग मिला, एंड यू ऑल्सो हैड प्लान्स टू बेसिकली क्रिएट एन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर अ हॉस्पिटल। अभी वो किस स्टेज पे है अभी इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूवमेंट, इन टर्म्स ऑफ डेवलपिंग अ हॉस्पिटल? वो प्लान्स किस स्टेज पे है अभी? देखिए, हमारा जो काम है वो वाइल्ड लाइफ रिहेबिलिटेशन है, और वाइल्ड लाइफ रिहेबिलिटेशन में हम बर्ड को रेस्क्यू करते हैं जो कोई इंजर्ड है, सिक है या किसी डिस्ट्रेस में है। तो उसके बाद हमको बर्ड को अपने पास लाना है, उसको जो ट्रीटमेंट चाहिए उसको ट्रीटमेंट देना है, और ट्रीटमेंट देने के बाद हमारा एम उसका ट्रीटमेंट करना नहीं है। हमारा एम है उसका ट्रीटमेंट करने के बाद वापस वाइल्ड में जो लाइफ वो जी रहा था उसको वो लाइफ वापस देना। तो उसके लिए काफ़ी रिसर्च चाहिए, काफ़ी नॉलेज चाहिए। तो वो नॉलेज इंडिया में देखा जाए तो जो वाइल्ड लाइफ रिहेबिलिटेशन है वो इंडिया में लगभग ना के बराबर है कि कोई करता हो, बहुत रेयरली कुछ है। तो वाइल्ड लाइफ जितने भी इंडिया में जो वाइल्ड लाइफ या जो एनिमल्स के लिए काम कर रहे हैं, तो वो है कि लोग एक टाइप का हॉस्पिटल है जो लोग लाते हैं, ट्रीट करते हैं, और उसके बाद या तो वो मतलब उनको वापस कहीं भी रिलीज़ कर दिया। लेकिन हमको उनको रिलीज़ करने से पहले इस लायक बनाना है कि वो अपने वाइल्ड में जैसी लाइफ जीते थे पहले, वो वैसी ही लाइफ जिए। जैसे कि हमारे पास जो इंजर्ड बर्ड्स आते हैं, उनके विंग में इंजरी होती है ज़्यादातर। जो है वहाँ काइट फ्लाइंग काफ़ी है दिल्ली में। काइट फ्लाइंग है तो वो बर्ड्स के एक्सीडेंट भी होते हैं। काइट फ्लाइंग थ्रेट से वो बॉडी में उनके कट्स पड़ जाते हैं। तो जो उनके विंग में इंजरी हुई है उसको ट्रीट करना, जैसे कि विंग में इंजरी होती है, ये जिस तरह से हमारा आर्म है उस तरह से बर्ड्स का विंग होता है। विंग में मतलब वो बर्ड्स को उड़ने के लिए अगर दोनों विंग वो सिमिलरली नहीं चलाएगा तो वो फ्लाइट नहीं ले सकता। जैसे कि कोई डॉग है, अगर उसकी एक लेग कट भी जाए तो वो लिम्प कर चल लेगा और अपने सर्वाइव कर सकता है। लेकिन बर्ड अगर फ्लाई नहीं करता तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता, और उसको फ्लाई करने के लिए दोनों विंग्स उसको परफेक्ट चाहिए। जो उसको इंजरी हुई तो उससे जो विंग को लॉस हुआ है उसका, वो उसको वापस विंग को रिपेयर करना, और इस तरह से करना कि वो दोनों विंग्स को सिमिलरली चला सके। अगर वो दोनों विंग सिमिलरली नहीं चलाएगा तो वो फ्लाई नहीं कर पाएगा। तो वो करना, फिर उसके बाद जैसे कि इस प्रोसीजर के अंदर हमको लगभग एक बर्ड को अप्रॉक्सीमेटली 1 महीना हमारे पास रहता है। तो उसके बाद उसके जैसे जो मसल्स कटे तो मसल में वीकनेस आ जाती है। मसल्स अगर वो यूज़ नहीं करेंगे तो मसल्स वीक होनी स्टार्ट हो जाती हैं, और उसके बाद उनकी जो रिपेयरिंग होती है उसमें जो उनकी रिकवरी होती है तो वो ठीक से यूज़ नहीं कर पाते। तो उनको फ्लाइंग प्रैक्टिस करना, फ्लाइंग प्रैक्टिस कराना, फिर फ्लाइंग प्रैक्टिस कराने के बाद जो सारा प्रोसेस है वो इसमें काफ़ी टाइम लगता है और काफ़ी एनर्जी लगती है, और उसके लिए मैन पावर काफ़ी चाहिए होती है। तो ये सब करना, इन सारी बातों का ध्यान रखना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वरना अगर वुंड को हील करना और एक होता है वुंड को रिपेयर करना। हीलिंग तो कैसे भी जाएगी, अगर उसको ट्रीटमेंट भी ना दें तो हीलिंग तो हो जाएगी, लेकिन वो विंग अपना वापस जैसा नेचुरली पहले था वैसे वो विंग को
अगर यूज़ नहीं करता तो उसकी लाइफ बेकार है। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत ज़्यादा एक्सपर्टी चाहिए होती है। तो ये सब गेन करने में अराउंड हम लगभग 20 ईयर्स से काम करना ये काम। तो 20 ईयर्स में काफ़ी जो भी हमारा एक्सपीरियंस रहा है, जितनी हमको नॉलेज है, जो हम नॉलेज लेकर आए हैं, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर जो सबसे अच्छा रिहेबिलिटेशन है वो यूएस में होता है। तो यूएस से हमने काफ़ी ट्रेनिंग ली है, मैंने नदीम ने। यूएस में काफ़ी सारे सेंटर्स हैं, जैसे इंटरनेशनल बर्ड रेस्क्यू है और ट्राई स्टेट्स बर्ड रेस्क्यू एंड रिसर्च सेंटर और भी हैं कई सारे। तो वहाँ हमारे रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं, तो वहाँ से ट्रेनिंग ली है हमने। और एक NWRA की कॉन्फ्रेंस एवरी ईयर होती है, जिसमें कुछ वर्कशॉप्स कराते हैं, वो भी हमने अटेंड किया है। सालिक, आप कुछ बताना चाहते हो आपके प्रोसेस के बारे में? मतलब आपने कब स्टार्ट किया to take care of the kites, because it was very interesting to see a relationship building also between you and the kites that you're taking care of. आपने ट्रस्ट के बारे में भी बताया कि the birds start trusting you with their care, right? तो वही पूछना चाहती हूँ कि आपका रिलेशनशिप कैसा है इन पंछियों के साथ? मैं जब छोटा था, तब से मैंने इनके साथ काम स्टार्ट कर दिया था। तो मैं पहले एज ए वॉलंटियर काम करता था इनके पास, रिलीज़ करना, रेस्क्यू करना, इनका ट्रीटमेंट करना। फिर साथ में अपनी स्टडी भी करता था। जब ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट हो गई, उसके बाद मैं परमानेंट इनके पास एज ए एम्प्लॉय जॉब करने लगा। फिर उसके बाद इनको वो करना, रेस्क्यू करना, रिहेबिलिट करना, तब मैंने सही वैसे काम करना शुरू किया। तो ये भाई वहाँ से ट्रेनिंग लेकर आए थे यूएस से, इन्होंने फिर मुझे ट्रेन करना शुरू किया। तो उसके साथ साथ फिर मैं इनको हैंडलिंग करना, इनकी वो केयर टेकिंग करना, तब से स्टार्ट किया मैंने। और हैंडलिंग के साथ साथ आपका रिलेशनशिप कैसे बिल्ड हुआ विद द काइट्स? बिकॉज इट लुक लाइक यू फील वेरी डीपली अबाउट व्हाट यू डू, तो उसके बारे में थोड़ा जानना चाहती हूँ। बर्ड्स में भी काफ़ी अच्छा फीलिंग्स होती हैं। उसको लगता है कि जो सामने है वो कोई अप्रोच तो नहीं करता, तो वो समझते हैं कि जो सामने है वो कैसा है, तो उससे वो समझते हैं कि हम उसको हर्ट नहीं करेंगे या उसकी हेल्प करने की नहीं है हम, तो वो फिर हमारे साथ अच्छा करते हैं। और एक चीज़ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी टुवर्ड्स द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्री, आई थिंक वॉइस ओवर में ये कहा गया था कि आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ मसल्स या फिर द फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बर्ड स्टार्टेड व्हेन बॉडी बिल्डिंग के साथ ये जर्नी स्टार्ट हुआ था, नॉट जर्नी बट अंडरस्टैंडिंग शुरू हुआ था। तो उसके बारे में कुछ बता सकते हैं कि हाउ दैट अंडरस्टैंडिंग सॉर्ट ऑफ इवॉल्व्ड विद द बर्ड्स? अपनी टीनेज में हम बॉडी बिल्डर्स हैं नदीम और मैं। तो बॉडी बिल्डिंग में मतलब हम इस टाइप के नहीं थे कि हम जिम जा रहे हैं और जो हमसे कोच ने बोल दिया हमने वो ब्लाइंडली फॉलो कर लिया। हम बुक्स लाते थे और उसके बारे में पढ़ते थे कि बॉडी बिल्डिंग जो होती है किस तरह से होती है, मसल्स हमारी ग्रो करती हैं बॉडी, तो वो क्यों करती है, कैसे करती है, मतलब उसके एक डीप स्टडी की। और उसके बाद बॉडी बिल्डिंग लगभग 97 में हमने छोड़ दी थी, वो कुछ पर्सनल रीजंस थे, हमने उस वजह से बॉडी बिल्डिंग छोड़ दी थी। तो उसके बाद से अराउंड 2003 से हमने ये स्टार्ट किया। तो मतलब जो बर्ड्स को इंजरी हो रही है वो मसल्स में, बोन्स में होती थी, जो हमको थोड़ी नॉलेज थी उस टाइम में मसल्स एंड बोन्स की। और उसके बाद फिर बेसिक ट्रेनिंग हमने वेट्स से ली जो हमारे साथ में काम करते थे पहले, और फिर उसके बाद वही उनके साथ में वो वॉलंटियरली काम करते थे, तो उनके साथ में हमने काम किया। फिर उसके बाद और जिस तरह से केसेस हमारे पास बढ़ते रहे तो उस हिसाब से फिर जो हमारा सेटअप था हम उसको एक्सपेंड करते रहे थोड़ा थोड़ा। पहले हमारा ओल्ड दिल्ली में जो घर था काफ़ी छोटा था, तो वहाँ कुछ लिमिटेड नंबर्स ही आ सकते थे। तो फिर उसके बाद एक हमारा घर हमने वहाँ बिल्ड किया नॉर्थ दिल्ली में, वज़ीराबाद में, जो सेंटर है ये करंटली इस टाइम, तो वहाँ थोड़ी स्पेस हमारे पास ज़्यादा थी।
तो इस तरह से मतलब जैसे जैसे केसेस आते रहे वैसे वैसे उनके बारे में स्टडी करते रहे, इंटरनेट से, बुक्स से और बाकी दूसरे वेटरनेरियंस के एक्सपीरियंस से वो सीखते रहे, करते रहे और बाकी हेल्प करते रहे। अभी हमारे साथ में एक वेटरनेरियन है पार्ट टाइम, वो है, और बाकी स्टाफ है, तो काम करते हैं हम। और बाकी इनके जो विंग इंजरीज़ हैं उनको जो रिपेयर करना है, अब उसके बारे में जो आगे एडवांस वो स्टडीज़ हैं और इसकी जो रिसर्च है वो भी हम अपने यहाँ कर रहे हैं। ओके, आप जो करते हैं सेविंग काइट्स, रिहेबिलिटेटिंग देम बैक इनटू द वाइल्ड लाइफ, फिल्म में भी और जनरली आपको जब रिस्पांस मिलता है, योर वर्क हैज़ बीन कॉल्ड नोबल बाय अ लॉट ऑफ पीपल, दैट्स हाउ इट्स परसीव्ड, एंड फिल्म में ये एक पर्सपेक्टिव भी है कि this task of saving kites is placed against a lot of larger questions, जो कि हमने देखा दिल्ली में जो CA NRC ओरिएंटेड जो वायलेंस हुआ उसके अगेंस्ट सिचुएटेड है, जो कि लार्जर इकोलॉजिकल क्राइसिस है उसके अगेंस्ट सिचुएटेड है। एंड आई मीन देयर इज ऑल्सो दिस फ्रस्ट्रेशन इन द फिल्म कि लोगों को ये इकोलॉजिकल क्राइसिस या फिर क्लाइमेट चेंज के इनॉर्मिटी जो कि सिवियरिटी है वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो वो जो फ्रस्ट्रेशन है अगेंस्ट दीज लार्जर इश्यूज, जिसके अगेंस्ट दिस पिक्चर ऑफ सेविंग काइट्स और रिहेबिलिटेटिंग देम इज सिचुएटेड, आप उनको कैसे देखते हो? इज दिस समथिंग दैट यू हैव थॉट ऑफ बिफोर द डॉक्यूमेंट्री, और इज दिस अ पर्सपेक्टिव दैट द डॉक्यूमेंट्री हैज ब्रॉट टू यू? उस रिलेशनशिप या नेगोशिएशन के बारे में अगर थोड़ा आप बता सकें। देखिए, जैसे जैसे हमारे पास काम आता रहा और बाकी जो हमारे जो सोचने की फील्ड थी वो भी बढ़ती रही, जैसे कि काइट्स हमारे पास आ रहे हैं या और दूसरे बर्ड्स हमारे पास आ रहे हैं, अब उसमें किस टाइप के केसेस हमारे पास आ रहे हैं, जैसे कि पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन की वजह से कुछ हमारे पास कुछ जो पॉल्यूशन का ये जो दिल्ली के अंदर टाइम चलता है नवंबर दिसंबर के आसपास, यहाँ पॉल्यूशन लेवल इस टाइम में काफ़ी ज़्यादा होता है, तो कुछ हमारे पास ये हैवी ब्रीदिंग वाले केसेस आते हैं जो, और बाकी उस टाइम में अगर देखा जाए तो हम इंसानों में भी काफ़ी हमको डिफ़िकल्टी होती है ब्रीदिंग में दिल्ली के अंदर, तो इस टाइप के केसेस हमारे पास काफ़ी आते हैं। और जैसे उसके बारे में रहा, और क्या है क्लाइमेट चेंज में, जैसे इस टाइम दिल्ली के अंदर काफ़ी ज़्यादा हीट वेव थी और टेम्परेचर अराउंड 3-4 डिग्रीज़ नॉर्मल से ज़्यादा रहा जो लास्ट ईयर रहा था, तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ केसेस जो थे, जो डिहाइड्रेटेड बर्ड्स हमारे पास आते हैं, तो वो अराउंड 50% बढ़े थे, है ना? हाँ, लगभग डबल से ज़्यादा थे, अराउंड 100 जो लास्ट ईयर का नंबर था उससे लगभग ट्वाइस नंबर हमारे पास इस टाइम जो मई जून का टाइम में, ये जिसमें ड्राई एयर होती है और उसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है दिल्ली का, लगभग अराउंड मेरे ख्याल से 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है दिल्ली के अंदर, तो उसमें डिहाइड्रेशन वाले केसेस काफ़ी आ रहे थे और उसमें मोर्टेलिटी रेट भी काफ़ी रहा था इनका। और एक नॉर्मली जब हम ऐसे ही बाहर निकलते हैं तो रोड साइड पर या कहीं भी हमको जो बर्ड्स की डेड बॉडीज़ जो नॉर्मली दिखती हैं उससे बहुत ज़्यादा दिख रही थी, मतलब जो बर्ड्स सेंटर भी नहीं पहुंच पा रहे थे और जो रोड साइड पर ही मर जाते थे ये डिहाइड्रेशन की वजह से या जो भी है, उस टाइम मोर्टेलिटी रेट बर्ड्स में काफ़ी बड़ा था, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ केसेस भी लगभग डबल हुए थे। और बाकी जो इनकी रिकवरी थी, रिकवरी में भी काफ़ी वो रहा था कि रिकवरी रेट हमारा कम रहा था, क्योंकि जो इस टाइम हीट वेव थी तो उस वजह से हमारे सेंटर में भी ज़्यादा, एक तो पॉपुलेशन ज़्यादा रही, दूसरा फिर उस टाइम में जो टेम्परेचर था वो भी ज़्यादा था, तो उस वजह से मोर्टेलिटी रेट भी काफ़ी रहा बर्ड्स में। आप एंडिंग नोट पे कुछ कहना चाहते हो इस फिल्म के बारे में? आपका आई मीन आई एम श्योर यू विल बी ट्रैवलिंग मोर टू डिफरेंट स्क्रीनिंग्स ऑफ द फिल्म, रिसेप्शन आपको कैसा लगता है? What do you hope people will walk away with? What thoughts do you think they'll walk away with? आप देखिए, ये जो फिल्म है, फिल्म की अगर इसका
डीप मीनिंग देखा जाए, अगर कोई इसको डीपली देखे तो ये फिल्म बहुत कुछ बताती है हमारे एनवायरनमेंट के बारे में, किस तरह से हमारा एनवायरनमेंट बिगड़ रहा है। तो इसलिए मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि एनवायरनमेंट का ध्यान रखें। जिस तरह से हम लोग जो हमारा एनवायरनमेंट है वो उसको हम बिगाड़ रहे हैं, और जो एनिमल फ्रेंडली होना चाहिए हम उसका ध्यान नहीं रख रहे हैं। जैसे कि हमारे यहाँ से गार्बेज बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, उसकी रिसाइकलिंग अच्छे से हो। और दूसरा कि हमारे जो अर्बनाइजेशन हो रही है, अर्बनाइजेशन की वजह से जो इनका हैबिटेट बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो रहा है बर्ड्स का। कुछ स्पीशीज़ हैं जो एक्सटिंक्ट हो रही हैं, और कुछ स्पीशीज़ हैं जो अर्बन एनवायरनमेंट के हिसाब से जो अडेप्ट करती हैं, तो उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जैसे कि हमारी ब्लैक काइट्स हैं, ब्लैक काइट्स की पॉपुलेशन मैं नहीं कहूँगा कि ज़्यादा है, क्योंकि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो कभी अपनी वो पॉपुलेशन को ज़्यादा नहीं कर पाते। जितना उनके पास रिसोर्सेज हैं उस हिसाब से उनकी पॉपुलेशन रहती है। इसलिए जो ब्लैक काइट्स हैं वो रिलाई करती हैं हमारे गार्बेज पर, कि हम जो डिस्पोज कर रहे हैं, जितना गार्बेज होगा उसको साफ़ करने के लिए उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन ब्लैक काइट्स की या दूसरे एनिमल्स की जो गार्बेज को खाते हैं वो बढ़ेगी। तो अगर हम इसको ठीक से डंप करें और तो उससे जो इनकी भी पॉपुलेशन है, जिस तरह से ये भी परेशान हो रहे हैं, और जो बाकी जो दूसरी वाइल्ड लाइफ है, ये अर्बनाइजेशन की वजह से जो हम ये जैसे कि हम जो बिल्डिंग्स बनाते हैं तो उनका इस तरह से ध्यान नहीं रख रहा है कि वो एनिमल फ्रेंडली हो, उस पर कोई बर्ड बैठ भी नहीं सकता। जिस तरह से पहले टाइम में आप अगर आज से 30 या 35 ईयर्स पहले जाओ, जो बिल्डिंग्स का डिज़ाइन था उसमें जो बर्ड्स हैं वो नेस्टिंग किया करते थे। जैसे कि आप हाउस स्पैरो को ले लीजिए, दिल्ली के अंदर हाउस स्पैरो की जो पॉपुलेशन है लगभग 90-95% वो जो हमारा सिटी एरिया है वहाँ से ख़त्म हो गई है। और उसके पीछे रीज़न है कि इनको जो हैबिटेट है वो सारा डिस्ट्रॉय हो रहा है। जिस तरह से जैसे उनको वर्म्स चाहिए होते हैं, अब सारा जो ग्राउंड है कंक्रीट का हो रहा है, वहाँ उनको जो वो लोगों के लॉन हुआ करते थे पहले, अब उसमें जो बिल्डिंग्स के अंदर कुछ क्रैक्स होते थे या वो ब्रिक्स के बीच में नेस्टिंग किया करते थे, वो स्पेस उनको नहीं मिल रहा है और ना ही उनको फूड मिल रहा है। तो इस वजह से वो एरिया को छोड़ देते हैं या फिर उनकी डेथ हो जाती है। तो मतलब कि इस तरह से जो भी डिज़ाइनिंग हो वो इस तरह वो ये वाइल्ड लाइफ के हैबिटेट को ध्यान में रखने की वो मतलब उसको ध्यान में रखें, उस तरह से होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि जो बिल्डिंग्स में मिरर लगते हैं उससे बहुत ज़्यादा मिरर जो लगाए जाते हैं, रिफ्लेक्टिव ग्लासेस जो होते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा बर्ड जो है ना उस पर एक्सीडेंट हिट करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि आगे भी स्पेस है, वो जाते हैं तो वो हिट करते हैं उससे, तो उससे उनको न्यूरोलॉजिकल ट्रॉमा होता है, जिसकी वजह से अराउंड 80% बर्ड्स तो ऑन द स्पॉट ही मर जाते हैं। और काफ़ी इस टाइप के केसेस हमारे पास आते हैं ग्लास हिट वाले, जिनको न्यूरोलॉजिकल ट्रॉमा होता है और वो भी उसमें कुछ सर्वाइव करते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। मतलब ये फिल्म को लेके जो आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? मैं बताऊं तो पिछली बार जो कैन में फिल्म फेस्टिवल हुआ था उससे ज़्यादा मतलब मुझे इसमें आया है, यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगा। तो यहाँ पे लोगों ने ज़्यादा अप्रिशिएट किया, लोगों को ज़्यादा मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा पसंद आई है। चलिए, और इसके पीछे रीज़न भी है कि ये हिंदी लैंग्वेज में है, तो यहाँ जो आपने देखा होगा कि उसमें जो हम बोल रहे हैं और जो सबटाइटल्स आ रहे हैं उसमें कुछ डिफरेंस है। तो इस वजह से यहाँ के जो व्यूवर्स हैं उनको फिल्म अच्छे से समझ आई है। Thank you so much, Saud और सालिक, for this conversation. आपको कुछ बोलना है नन्नू?
आप भी तो फिल्म में थे, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। अच्छा लगा। आपको तो भी 3 साल झेलना पड़ा एक कैमरा घर के अंदर, फिर कैसा लगा आपको? आपको पसंद था? हाँ मज़ा आता था जब शौनक की टीम आती। ठीक है, थैंक यू नन्नू एंड थैंक यू सो मच Salak and South for this interview. It was a pleasure watching the film and talking to you. Thanks a lot.